आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आपका क्लास नंबर 65 है और इस क्लास में हम लोग पेपर थर्ड के अंतर्गत आने वाले टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप फील कर रहे हैं कि आपको जीके एंड जीएस जो है आपका मजबूत नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा सो दैट डेली बेसिस पर वीडियो बनाने की एक मोटिवेशन जो है मिलती रही। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि एशियाई सिंह केवल डैश में पाए जाते हैं। तो जो एशियन लायंस है वो केवल कौन सा उद्यान में पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये जो चारों उद्यान है ये कहाँ सिचुएटेड है? भारत में सिचुएटेड है। तो ये एशियन लायंस जो है सिर्फ और सिर्फ गुजरात के एक उद्यान में मिलता है। और कौन सा उद्यान हो गया? गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से एशियाई सिंह केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको जो है जीके जीएस में जो भी डाउट है वो तो क्लियर होती जाएगी, साथ ही साथ किस प्रकार के ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चलते जाएगा। और ये पता करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीके जीएस के साथ केस क्या है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। बट अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, एग्जाम टू दी पॉइंट पढ़ाई करेंगे, तो जीके जीएस आपको बहुत आसान लगने लगेगा और एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मार्क करके आ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नकरणीय है? तो एक होता है जैव निम्नकरणीय और एक होता है अजैव निम्नकरणीय। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैव निम्नकरणीय क्या होता है। तो जैव निम्नकरण जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वैसा जो पदार्थ है जो क्या होगा सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं जैव निम्नकरणीय पदार्थ। क्या बोले हम? कि वैसा पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित कर लिया जाता है उसे हम लोग जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। उसी का उल्टा हो जाएगा अजैव, कि वैसा पदार्थ जो है प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग अजैव कहते हैं। एक होती है बायोडिग्रेडेबल और एक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल को क्या याद रखना है कि वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित कर लिया जाता है उसे हम लोग जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे घास हो गया, लकड़ी हो गया, चमड़ा हो गया, ये सारा आपका जैव निम्नकरणीय में आएगा। बट यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा अजैव है। तो जैव समझ में आ गया आपको, अजैव समझ में आ गया। तो अजैव में क्या हो जाएगा आपका? प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है प्राकृतिक रूप से जो सूक्ष्म जीव होती है पर्यावरण में, वातावरण में, उससे विघटित नहीं हो सकता। बट आप याद रखिएगा कोई घास है, लकड़ी है, चमड़ा है, इसको आप कुछ दिनों तक मिट्टी के अंदर डालेंगे तो वो अपने आप सड़ जाएगा। क्यों सड़ जाएगा? क्योंकि ये सारे जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। बट प्लास्टिक को आप रख देंगे तो बरसों तक प्लास्टिक ऐसा ही पड़ा रहेगा। आप 10 साल बाद निकाल के देखिएगा तो प्लास्टिक वैसा ही था जैसा आप पहले डाले थे। तो इस प्रकार से प्लास्टिक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल के श्रेणी में आएगा और बाकी ये सारे चीज बायोडिग्रेडेबल के श्रेणी में आएगा। तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जो दो कॉन्सेप्ट है जो आपका एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये आपको अब क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जब आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको कवर होती जाएगा। आप इसको हल्के में ना ले, आपको डेली 20 से 30 मिनट का सेशन फॉलो करना है और आपका जीके एंड जीएस जैसा वास्ट सब्जेक्ट आपको बहुत ही सरल लगने लगेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है? 4 व्यक्ति का नाम दिया हुआ है: आशुतोष मुखर्जी, सीएफ एंड्रयूज, डॉक्टर सलीम अली एंड डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो कौन सा व्यक्ति को हम लोग भारत का बर्डमैन के नाम से जानते हैं? तो डॉक्टर सलीम अली को जो है हम लोग भारत का बर्डमैन के नाम से जानते हैं। ये सारा चीजें आपको याद रखना है। इससे पहले के सेशन में हम एक दिन बताए थे कि भारत का मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है। तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारत का मिसाइल मैन। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? क्या पूछा जा रहा है? चिपको आंदोलन जो हुआ था पेड़ बचाने के लिए, वह कौन सा राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी या ये कौन सा स्टेट से रिलेटेड है? तो चिपको आंदोलन जो है आपका उत्तराखंड से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है? उत्तराखंड से रिलेटेड है आपका चिपको आंदोलन।
यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, चिपको आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बट एक बार कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन आप कहीं भी पूछ दिया जाए एग्जाम में, आप एकदम आंख मूंद कर इसका आंसर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि दिल्ली में जो यमुना नदी है इसका जल जो है अत्यधिक प्रदूषित है, पोल्यूटेड है, वो पीने लायक नहीं है, न ही नहाने लायक। तो आप समझ सकते हैं कि जो यमुना नदी है उसका जल इतना प्रदूषित हो चुका है कि ना ही वो पीने लायक बचा है और ना ही आप उसमें नहा सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन कौन सा नदी के पानी में सीवेज प्रदूषण का पता लगाने का एक सूचक है? आप कैसे पता लगाएंगे कि ये जो पानी है ये पीने लायक नहीं है और नहाने लायक भी नहीं है? तो इसे कहते हैं हम लोग सीवेज प्रदूषण। क्या? सीवेज प्रदूषण। यानी कि यमुना नदी का जल जो आज अत्यधिक प्रदूषित हो गया है उसके पीछे का रीजन है सीवेज। जो घर वगैरह से जो गंदा पानी निकलता है वो जाके कहाँ मिलता है? यमुना नदी में मिलता है। और उसी चीज को मिलने के कारण, सीवेज पानी को मिलने के कारण पूरा का पूरा नदी प्रदूषित जब हो जाता है, तब इस प्रकार के पोल्यूशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? सीवेज प्रदूषण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सीवेज प्रदूषण क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब सीवेज प्रदूषण हुआ है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए हम कौन सा इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन में है बीओडी, सीओडी, पीपीएम और कोलिफॉर्म गणना, कोलिफॉर्म कैलकुलेशन। तो सीवेज प्रदूषण के लिए हम लोग कौन सा इंडक्टर का यूज करते हैं? सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सीओडी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि पानी प्रदूषित है या नहीं, या ये कह सकते हैं कि सीवेज प्रदूषण इसमें हुआ है या नहीं है। अब बीओडी, बीओडी का फुल फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, आज तक हजारों एग्जाम में पूछा जा चुका होगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीओडी का फुल फॉर्म है, आप याद रखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे हम लोगों को पता चलती है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अगर प्रदूषित पानी होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बहुत ही कम होगा, बट अगर स्वच्छ जल होगा तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ठीक ठाक रहेगी। तो बीओडी से हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा पता करती है कि पानी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितना है, और सीओडी से हम लोग क्या पता करते हैं कि उसमें सीवेज प्रदूषण हुआ है या नहीं है। तो बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड सीओडी का फुल फॉर्म केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? ये भी आपका इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और आईपीसीसी का जो फुल फॉर्म है उस क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, आईपीसीसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कौन प्रसिद्ध रूप से भारतीय परमाणु कार्यक्रम, इंडियन एटॉम प्रोग्राम जो है, इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम जो है उसका जनक माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम का, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? वेंकटरामन राधाकृष्णन को, सीवी रमन को, विक्रम साराभाई या होमी जे भाभा को? तो आपको बता दें कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जो जनक माना जाता है किसे? होमी जहांगीर भाभा को जो है भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये आपका कि आईएनएस कलवरी क्या है? एक वायुयान वाहक है, एक क्रूज मिसाइल है, एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है या एक बैलिस्टिक मिसाइल है? तो आईएनएस कलवरी के बारे में बता दें, इसका जो निर्माण किया गया था, इसका निर्माण कौन किया था? मझगांव डॉक्स लिमिटेड के द्वारा आईएनएस कलवरी का निर्माण किया गया था। और यह एक प्रकार का स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। क्या है? एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है आईएनएस कलवरी। तो इससे पता चल रहा है आपको कि आईएनएस वगैरह जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्पेस से रिलेटेड है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, कौन सा? सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसडीएससी के नाम से जानते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहाँ लोकेटेड है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है आपका श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है। कहाँ? श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है। और ये हरिकोटा कौन सा स्टेट में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि श्रीहरिकोटा कौन सा राज्य में सिचुएटेड है। ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और एक डाउट हम पूछ लेते हैं, आप लोगों से बहुतों को तो पता ही होगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है और इसरो का स्थापना कब हुई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसरो का फुल फॉर्म और इसरो की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर
कि त्रिपुरा राज्य को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है, यानी त्रिपुरा राज्य का लोकल डांस कौन सा है यहाँ पर, डोलचोलम, याकचाम, रंगमा या होजगिरी। तो होजगिरी जो है आपका एक त्रिपुरा का लोक नृत्य है। कहाँ का? त्रिपुरा का लोक नृत्य आपका हो गया होजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक से क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है सो दैट आपका जो नॉलेज बेस है उसमें हमेशा इंक्रीज हो। जो लोग शुरुआत से सेशन को देख रहा होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस सीरीज, तो वो लोगों को फील हो रहा होगा कि जीके जीएस डेली बेसिस पर 20 to 25 मिनट, लेस देन 25 मिनट देकर भी आप एक अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं अगर आप टू दी पॉइंट पढ़ेंगे तब। तो यह पूछा जा रहा है आपसे क्या कि रावण हत्ता डैश है। रावण हत्ता क्या है? तो रावण हत्ता एक राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र है। क्या है? ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है और ये एक राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र है। तो रावण हत्ता क्या है? राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिट्टी से संबंधित है, सॉइल से रिलेटेड है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि मिट्टी के संबंध में कंकड़ शब्द का क्या अर्थ है। हम लोग जानते हैं कि मिट्टी में कंकड़ भी मिला रहता है, तो कंकड़ का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, एक स्पेसिफिक शब्द का अर्थ होता है। तो कंकड़ मतलब हम लोग क्या समझते हैं मिट्टी में? तो कंकड़ मतलब होता है कि गांठदार कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। अगर मिट्टी में गांठदार कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति है तो हम लोग बोलेंगे कि उस मिट्टी में क्या प्रेजेंट है? कंकड़ प्रेजेंट है। तो कंकड़ हम लोग सभी देखे हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला अगर पूछ दिया जाए आपसे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लिंचिंग शब्द से संबंधित है। कौन सी मृदा को हम लोग लिंचिंग शब्द से कनेक्ट करते हैं? लाल मृदा को, लेटराइट मृदा को, दोमट मृदा को या पिट मृदा को? तो लिंचिंग शब्द जो है जुड़ा हुआ है आपका लेटराइट मृदा से। अगर हम लोग बात करें कि लेटराइट मृदा के बारे में जानकारी या रिसर्च सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो बुकानन के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा, कोई कोई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लेटराइट मृदा का सर्वप्रथम रिसर्च या खोज हम लोग बोल सकते हैं किसके द्वारा किया गया था, तो बुकानन के द्वारा सर्वप्रथम लेटराइट मृदा की जो है रिसर्च या खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ज्यादातर मरुस्थलीय मृदा है? कौन सा स्टेट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम किस प्रकार की मृदा पाई जाता है? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर सबको ही दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आप लोग देंगे कि कौन सा राज्य में मैक्सिमम टू मैक्सिमम किस प्रकार की मृदा है? मरुस्थलीय मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटी से कि निम्नलिखित में से किसने लोकपाल के पद के निर्माण की संस्तुति की है? तो लोकपाल का जो पोस्ट है इसकी संस्तुति कौन सा आयोग के द्वारा किया गया? तो इसका जो संस्तुति है प्रशासनिक सुधार आयोग। ये कब आया था प्रशासनिक सुधार आयोग? प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में आया था। कब आया था? 1966 में। और प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ही लोकपाल के पद के बारे में निर्माण के लिए सुझाव दिया गया। तो आप याद रखिएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में आया और इसी आयोग के द्वारा लोकपाल के पद की निर्माण की क्या किया गया? संस्तुति किया गया या सुझाव दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है। मैक्सिमम आप सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, DSSS में भी आया हुआ क्वेश्चन है और जितने भी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स आज तक हुई है किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा चुका है अभी तक। सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे पंचायती राज का। तो यह पूछा जा रहा है कि पंचायती राज का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई थी? आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि सरकार की जो स्तर है, त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भारत में पाई जाती है। सबसे पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम लोगों का लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था है। तो पंचायती राज की जो व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 से। 2 अक्टूबर 1959 से गांधी जी की जयंती पर इस प्रणाली की शुरुआत किया गया था भारत में। और इसका शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान से किया गया था। कहां से? राजस्थान स्टेट का नागौर जिला से किया गया था। कहां से? राजस्थान के नागौर जिला से सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में आना चाहिए, ये आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आपको आज ही से याद रखना है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 से इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। तो जिला का नाम आप याद रखिएगा कि सर्वप्रथम पंचायती राज सिस्टम किस जिला में लाया गया था भारतवर्ष में?
तो नागौर जिला नागौर में लाया गया था। कहाँ पर? नागौर में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी आपका पॉलिटिक्स से और पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन है। या पूछा जा रहा है कि ग्राम सभा का जो सचिव होता है, जिसे हम लोग पंचायत सचिव के भी नाम से जानते हैं, का जो चुनाव या नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ग्राम सभा का जो सचिव, पंचायत सचिव का नियुक्ति किस प्रकार से होती है? कि इसके लिए इलेक्शन होती है या कोई कंपटीशन एग्जाम लिया जाता है? किस प्रकार से नियुक्ति किया जाता है सचिव के पद के लिए? सबसे पहला ऑप्शन बोला गया आपसे कि ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इसका नियुक्ति होती है, कि ग्राम के वार्ड के सदस्यों के द्वारा, या ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, या सरकार द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायत सचिव की जो नियुक्ति है वो सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा पंचायत सचिव की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से भाषीय आधार पर, जस्ट मिनट, हाँ, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो आपको बता दें कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का पहले विरोध किया गया था, बट बाद में जब लंबे समय से इसके लिए डिमांड आती गई तो सरकार फिर विचार किया कि हाँ, भाषा के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, राज्य को डिवाइड कर सकते हैं, यानी राज्यों को हम लोग दो राज्यों में, अलग अलग राज्यों में बना सकते हैं। तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था। और जो संशोधन किया गया था वो कितना नंबर संशोधन था? सबसे पहली बात कि ये संशोधन कब किया गया था? तो ये 1956 में ये संशोधन किया गया था। और भारतीय संविधान में ये संविधान संशोधन का जो नंबर था, तो 1956 में ये संशोधन लाया गया था। और भारतीय संविधान का कितनावा संशोधन था? ये 7वां संशोधन था। तो 7वां संशोधन के बाद जो है भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाने लगा। तो ये आपको याद रखना, 7वां संशोधन भारतीय संविधान में, और कब हुआ था? 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। और तब से अब तक बहुत सारे राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया वो भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित नहीं है? तो दक्कन का पठार को जो है भारत का सबसे विशालतम पठार के नाम से जाना जाता है। और ये विशाल प्रायद्वीपीय पठार के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत का सबसे विशालतम जो पठार है वो कौन सा? दक्कन का पठार है, दक्कन प्लेट्यू है। और इसका जो कौन सा राज्य में नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका उड़ीसा में सिचुएटेड नहीं है। उड़ीसा जो है आपका दक्कन के पठार में सिचुएटेड नहीं है। बाकी तमिलनाडु का एरिया, आंध्र प्रदेश के एरिया और महाराष्ट्र के एरिया, ये तीनों एरिया जो है आपका दक्कन के पठार में सिचुएटेड है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग आज हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए। सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सेशन आपका कैसा लगा। और साथ ही साथ बहुत ही जल्द जो है झारखंड जीके का भी क्लास लाया जाएगा। इन सारे चीज़ों के बारे में काम चल रही है। और बाकी जो भी स्टेट एग्जाम्स है उसको भी कवर किया जाएगा। उसका स्टेटिक जीके स्टेट गवर्नमेंट का वो भी आपके लिए जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।